the next target date. This after a lot of pushback from government agencies, including the CIA. And we are failing. एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी जिससे पूरी दुनिया डरती है, एक एजेंसी जिसकी जड़ें दुनिया के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मुल्की हुकूमतों में पाई जाती हैं, एक ऐसी एजेंसी जो किसी को कहीं भी बगैर किसी वजह के कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ नाज़रीन, ये एजेंसी और कोई नहीं पर CIA। America's spy agency, the CIA, has many secrets to keep. Was shaped by the Pentagon or CIA? लेकिन इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी एक आदमी है जिसने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है, एक आदमी जिसके आगे CIA की एक ना चलती है। जी हाँ नाजरीन, उस आदमी का नाम है जूलियन असांज। Now involving WikiLeaks founder Julian Assange. They have 5 to 6 individuals with AK-47. Run by this man, Julian Assange. विकीलीक्स के फाउंडर जिन्होंने CIA को नथ डाल के रखी हुई है, आज हम सुनाएंगे आपको उनकी कहानी। जूलियन असांज 1971 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए और 16 साल की छोटी सी उम्र में वो एक मशहूर ज़माना हैकर बन चुके थे। हैकिंग करने के लिए वो अपना असली नाम नहीं बल्कि मैंडेक्स का नाम यूज़ करते थे। उन्होंने कम उम्री में ही पेंटागन, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, नासा, पैनासोनिक, लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज और इदारों को हैक किया हुआ था। ये कहना शायद बेहतर होगा कि वो बचपन से ही बहुत ज़हीन आदमी थे, ऐसा ज़हीन जिनके बारे में लोग बड़ी बड़ी फिल्में बनाया करते हैं। 20 साल की उम्र में कनेडियन गवर्नमेंट को हैक करते हुए जूलियन असांज को हिरासत में ले लिया गया और 2 साल जेल में गुजारने के बाद उनको अच्छे रवैये की वजह से छोड़ दिया गया, लेकिन एक शर्त पे, और वो थी कि ऑस्ट्रेलिया की लोकल पुलिस की हेल्प करेंगे अपने हैकिंग स्किल्स की मदद से। उसके बाद जूलियन असांज ने एक खामोश तबाह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। उन्होंने वहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से अपनी कुछ डिग्रीज मुकम्मल की और 1999 में उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था leaks.org। ये वेबसाइट तकरीबन 7 साल तक इस्तेमाल में ना आई, लेकिन 2006 में उन्होंने एक ऐसी कंपनी की संगे बुनियाद रखी जिसके बाद में बड़ी बड़ी ग्लोबल पावर्स की भी टांगें कांपना शुरू हो गई थी। विकीलीक्स जब 2006 में लॉन्च हुआ तब उसने दुनिया को हिला के रख दिया। उसके पीछे वजह यह थी कि आज तक दुनिया ने ऐसी वेबसाइट नहीं देखी थी जहां कोई भी इंपॉर्टेंट और खुफिया डॉक्यूमेंट या वीडियो शेयर की जा सकती है और उनका नाम सीगाए राज में रखा जाता है। इस तरह की कोई सर्विस या वेबसाइट आज तक इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये सर्विस एक ड्रॉप बॉक्स की तरह थी जहां पे लोग टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन बगैर किसी टेंशन के शेयर कर सकते थे। उसके बाद में साइट के पब्लिशर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते थे और पब्लिश कर देते थे, और सबसे आखिर में वो ये इंफॉर्मेशन बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के साथ शेयर कर देते थे। विकीलीक्स की मुख्तलिफ होने के पीछे वजह यह थी कि वो खुद से ना तो हैक करते थे ना ही कोई चोरी करते थे, तो उन पर किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। इसके साथ साथ विकीलीक्स को एक और फ़ायदा ये भी था कि उन्होंने असल में ये डॉक्यूमेंट्स खुद नहीं हैक किए हुए थे। इसी वजह से उनके प्लेटफॉर्म से पब्लिश डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में इस्तेमाल किए जा सकते थे क्योंकि वो आम आवाम को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। ये चीज़ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के लिए इंतहाई ख़तरनाक थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी डर गए हुए थे। 2007 के शुरू में इस वेबसाइट को ख़ास रिकग्निशन नहीं मिली। शुरू में उन्होंने ग्वांटानामो में मौजूद कैदियों के साथ किए जाने वाले टॉर्चर की हैंडबुक शेयर की। उसके बाद उन्होंने 9/11 अटैक से जुड़े तकरीबन 5 लाख के करीब मैसेजेस भी पब्लिश किए, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को कोई ख़ास पजीराई ना मिली। अप्रैल 2010 में एक वीडियो लीक हुई जो जुलाई 10, 2007 की है। इसमें यह देखा जा सकता है कि बगदाद में एक हेलीकॉप्टर कुछ लोगों पे फायरिंग खोलते हैं, जिसकी जद में आकर काफ़ी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। लेकिन बदकिस्मती से ये वीडियो सेंसर हो जाती है क्योंकि इसमें हकीकी लोगों को कत्ल होता हुआ दिखाया जा रहा था। बज़ाहिर तो ये एक आम सी वीडियो थी
क्योंकि इसमें अमेरिका की फ़ौज एक असले से लैस ग्रुप को जद बनाती है और 18 लोगों को मार देती है। लेकिन अगर इस वीडियो को गौर से देखा जाए तो ये नज़र आता है कि वहाँ पे मौजूद मुसल्ला लोग काफ़ी सुकून और आराम से इधर उधर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि उनके ऊपर एक फुल अटैक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जो कि काफ़ी अजीब सी बात है। यूएस गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट इशू की कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इत्तेहादी फ़ौजें कभी भी शरीफ और निहत्ते लोगों पर फायर खोलें। उस वक्त रूटर्स जैसे मशहूर न्यूज़ एजेंसी ने रिक्वेस्ट की कि हमें अनसेंसर्ड वीडियो दी जाए, क्योंकि उन्हें शक था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन उनकी ये रिक्वेस्ट अप्रूव ना हो पाई। तभी कुछ अरसे बाद विकीलीक्स के पब्लिशर्स तक एक खुफिया वीडियो आई, जिसको खोलने के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उस वक्त जिन लोगों को अमेरिका ने दुश्मन अनासिर डिक्लेयर किया था वो दर हकीकत 2 फोटोग्राफर्स थे, जो कि वर्डर्स नामी न्यूज़ एजेंसी के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने जो कैमरा पहने हुए थे उनको हेलीकॉप्टर में मौजूद फौजियों ने असला समझकर फायर खोल दी, और जिन 18 लोगों की जानें गई वो सब आम और निहत्ते लोग थे, और वो बेगुनाह मौत मारे गए। इस खबर ने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पे तहलका मचाल दिया। इसके बाद में विकीलीक्स दुनिया भर में जानी जाना शुरू हो चुकी। ना सिर्फ पुरानी दुनिया बल्कि अमेरिका की गवर्नमेंट भी इस वेबसाइट को बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो चुकी थी। अमेरिका की गवर्नमेंट ने विकीलीक्स को ऑफिशियली एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया। लीक करने वाली औरत को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट ने जितना भी जोर लगाया कि वो जूलियन असांज को भी हिरासत में ले, वो किसी काम ना आई, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे उस डॉक्यूमेंट वीडियो को चोरी करने में या फिर लोगों तक पब्लिश करने में। लेकिन कुछ अरसे में यूएस गवर्नमेंट जूलियन असांज पे एक ऐसा इल्ज़ाम लगाने वाली थी जिसकी वजह से ना सिर्फ उनके सच्चे और ऑनेस्ट होने को बदल दिया जाना था, बल्कि विकीलीक्स को भी बायस और झूठा होने में कन्वर्ट करने वाले थे। अगस्त 2010 में विकीलीक्स को सपोर्ट करने के लिए जूलियन असांज एक कॉन्फ्रेंस में गए, जहां वो फंड्स वगैरह इकट्ठा करना चाहते थे। वो इस उम्मीद में गए थे कि स्वीडन की गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट करेगी और यूएस की गवर्नमेंट के खिलाफ क्रैकडाउन में जूलियन का साथ देंगे। लेकिन स्वीडन ने इसके बरक्स उन पर ही एक केस चला दिया, जिसमें 2 खवातीन ने जूलियन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जिनसी तौर पे हरासा किया है उन्हें। ये केस बनते साथ ही स्वीडिश पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उससे पहले ही यूके जा चुके थे। वहाँ पे उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उन्हें ज़मानत पे जाने दिया। इस सारे टाइम में असांज ने अपना बयान एक ही रखा कि वो मासूम हैं और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। 2012 में स्वीडन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि असांज को वापस स्वीडन लाया जाए, जहां उनको उनके किए गए जुर्म की सज़ा मिले। जूलियन को ये शक काफ़ी देर से था। उन्हें पता था अगर उन्हें वापस स्वीडन ले जाया गया तो अमेरिका किसी ना किसी बहाने से उनको अमेरिका ले जाएगा, जहां उन्हें किसी भी जुर्म में मौत की सज़ा दी जाएगी, ताकि ये किस्सा एक ही दफ़ा तमाम हो जाए। लेकिन सबको हैरान करते हुए जूलियन असांज गायब हो चुके थे, और सारी एजेंसीज तब हैरान हुई जब उनको पता चला कि जूलियन असांज इक्वाडोर की एम्बेसी में पनाह लिए हुए थे और उन्होंने वहाँ पॉलिटिकल असाइलम की एप्लीकेशन डाल दी थी। अगस्त 16, 2012 को शुरू हुई वो जंग जिसमें इक्वाडोर एम्बेसी ने असांज को असाइलम दे दिया। उनके एम्बेसडर ने अनाउंस किया कि वो असांज को असाइलम दे रहे हैं। तब से लेकर 5 साल गुजर जाने तक वो लंदन में इक्वाडोरियन एम्बेसी में बंद रहे, जहां एक छोटे से ऑफिस को उन्होंने स्टूडियो अपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, जहां वो अपनी ज़िंदगी के सारे काम सरअंजाम देते थे। अगर कभी गलती से भी वो बाहर निकलते तो बिल्डिंग के बाहर 24 घंटे पुलिस मौजूद थी, जो कि उनको हिरासत में लेने के लिए एनी टाइम रेडी होती थी। फिर मार्च 7, 2017 को एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जिसकी वजह से CIA ने ये ठान ली थी कि उन्होंने बदला लेना है, और उनका बदला लेने का एंड यही था कि उन्होंने जूलियन असांज को जिंदा नहीं छोड़ना। वो कारनामा ये था कि असांज ने वॉल्ट 7 नामी डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जिसमें उन्होंने CIA के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैक करके लीक किए जिनमें ये डिटेल्स थी कि CIA कैसे, कहाँ और कब किस किस इंसान, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हैक करते।
इस लीक के बाद में ना सिर्फ उन्होंने CIA को शर्मिंदा कर दिया, बल्कि उन्होंने ये शो करवा दिया कि US की आर्मी कितनी कमज़ोर है कि वो अपने डिजिटल एसेट्स को कहीं भी महफूज नहीं रख सकती। ये लीक एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जिसका इख्तिताम सिर्फ और सिर्फ असांज के खात्मे में लिखा गया था। अप्रैल 2017 में वॉल्ट 7 लीक के बाद CIA के हेड ने खुल्लम खुला विकीलीक्स को एक नेशनल थ्रेट डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने अपने बेशुमार ऑफिशियल बयानात में ये कहा कि अब कोई भी ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिसमें इस थ्रेट को ख़त्म किया जा सके। और ये सब कुछ होना मुमकिन लगना शुरू हो गया जब 2018 में असांज ने इक्वाडोर की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जिसमें उस वक्त के इक्वाडोर के प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें भी मौजूद थीं। इसी वजह से उस वक्त के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम असांज को अपनी एम्बेसी से निकाल कर UK की पुलिस के हवाले कर देंगे। साथ ही साथ जिस सिक्योरिटी एजेंसी को असांज की हिफाजत के लिए रखा हुआ था, वो असल में जूलियन के ख़िलाफ़ ही CIA के लिए जासूसी कर रहे थे। आखिरकार 2019 में इक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने असांज को लंदन की पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि असांज ने कुछ ऐसी पिक्चर्स लीक कर दी जिसमें वो करप्शन करते हुए नज़र आ रहे थे। शायद यही वजह थी कि उन्हें इक्वाडोर की एम्बेसी से निकाल दिया। जिस दिन असांज को एम्बेसी से निकाला गया, उसी दिन उन्हें एक केस में 50 हफ्तों की सज़ा सुना दी गई। आखिरकार ये सज़ा CIA के काम आ गई। जब असांज अपनी सज़ा काट रहे थे, तभी CIA ने उनके खिलाफ 17 और चार्ज शीटें फाइल कर दी, जिनमें मैक्सिमम सज़ा 170 साल थी। साथ ही साथ CIA ने बहुत दफ़ा ये रिक्वेस्ट की कि असांज को CIA के हवाले कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त के सुप्रीम जज ने ये रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। कैंसिल करते वक्त जज ने ये बोला कि असांज का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जज ने ये बयान दिया कि असांज एक फ़्लाइट रिस्क है, इसलिए उनको बेल नहीं दी जा सकती, और सुसाइड रिस्क है, इसलिए उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता। जूलियन असांज ने जब कोर्ट में बयान दिया तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मैंने अपने आप को सरेंडर किया है। मैंने सिर्फ वो काम किया है जो हर न्यूज़ चैनल कर रहा है, और इस काम के लिए बहुत से अवार्ड भी मिले, बहुत से लोगों की जानें भी बचाई, लेकिन मुझे सज़ा दी जा रही है जो नामंजूर है। आज भी असांज UK की एक जेल में अपनी कैद काट रहे हैं, और CIA इस ताक में है कि कब वो बाहर निकलें और कब उन्हें अपने काबू में करके उनका काम तमाम करके अपनी इज़्ज़त बचाकर बदला ले सके। जी दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें जूलियन असांज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।